प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित सोहरा वनीकरण अभियान को मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से चलाया जाएगा। सोहरा मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में अवस्थित एक उपखंड शहर है। सोहरा को भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा की प्राप्ति होगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के सोहरा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत तथा ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। यह वनारोपण अभियान मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से चलाया जाएगा, जिससे इको टूरिज्म के साथ साथ राज्य पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। असम राइफल्स द्वारा वृक्षारोपण के उद्देश्य से चेरापूंजी के पूरे क्षेत्र को गोद लिया जा रहा है। वनीकरण अभियान के तहत इस वर्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मिलियन वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चेरापूंजी को सोहरा नाम से भी जाना जाता है। यह मेघालय राज्य में पूर्वी खासी हिल्स जिले में अवस्थित एक उपखंड शहर है। यह कोहिमा सोहरा की पारंपरिक राजधानी है। सोहरा को पृथ्वी का सबसे नम स्थान होने का श्रेय प्राप्त है, परंतु वर्तमान में यह स्थान मौसम राम ने ले लिया है। अभी भी ये कैलेंडर माह तथा एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा का सर्वकालिक रिकॉर्ड रखता है। सोहरा को भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। इस क्षेत्र में अधिकांश वृक्ष वर्ष 2019 के बाद मियावाकी वनीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए लगाए गए हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है, जो औद्योगिक शहरों की श्रेणी में मौजूदा शहरों के लिए भारतीय हरित भवन परिषद ग्रीन सिटीज रेटिंग के तहत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में वृक्षों की संख्या 25,000 थी, जो वर्तमान में 1000 एकड़ में 3.5 लाख वृक्ष हो गई है। इनमें से अधिकांश वृक्ष मियावाकी वनीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए वर्ष 2019 के बाद लगाए गए हैं। इसके तहत इस क्षेत्र में जल के रिसाव को रोकने तथा खारे जल के साथ मिश्रित करने हेतु क्षेत्र के अंदर बनाए गए कृत्रिम जल निकायों का उपयोग करने के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग भी किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के राजा गणपति देव के द्वारा करवाया गया था। इसे रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका आधार सैंड बॉक्स तकनीक से निर्मित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में तेलंगाना राज्य में वारंगल के समीप मुलुगु जिले में स्थित 13वीं शताब्दी के रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। इसके साथ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 39 स्थल शामिल हो गए हैं तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 23 विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षक बन गया है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के राजा गणपति देव के सेनापति रिचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। मुख्य मंदिर हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर दूर पालमपेच में कटेश्वरया तथा
कामेश्वरा मंदिरों की ढह गई संरचनाओं से घिरा हुआ है। इसे रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आसीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। इस मंदिर का आधार सैंडबॉक्स तकनीक से निर्मित है। इसके फर्श पर ग्रेनाइट पत्थर तथा स्तंभों के निर्माण में बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर के निचले भाग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, जबकि गोपुरम को बनाने के लिए कम भार वाली ईंटों का उपयोग किया गया है, जो कथित तौर पर जल में तैर सकती हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड में अयोध्या को कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। 84 कोस परिक्रमा, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, मनोरमा नदी के तट के समीप से प्रारंभ होती है। परिक्रमा मार्ग बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी तथा गोंडा 5 जिलों से होकर गुजरता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या के आसपास के 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की है। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी 5 कोस, 14 कोस तथा 84 कोस की 3 परिक्रमाएं हैं। परिक्रमा मार्ग बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी तथा गोंडा 5 जिले के 100 से अधिक गांवों से होकर गुजरता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड में उल्लिखित अयोध्या को पूर्व में कौशल देश के नाम से जाना जाता था, जो प्रदेश में 48 कोस में विस्तृत था। बाद में इसे 84 कोस तक बढ़ा दिया गया था। 84 कोस की परिक्रमा कौशल देश की परिक्रमा है, जो राम राज्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। 14 कोस की परिक्रमा प्राचीन समय के मुख्य अयोध्या शहर से संबंधित है, जबकि 5 कोस परिक्रमा के तहत उस आंतरिक चक्र को शामिल किया गया है जिसमें राम राज्य का केंद्र स्थित है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्रों की प्राप्ति के लिए अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। इसके बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। 84 कोस परिक्रमा उस स्थान से प्रारंभ होकर यहाँ यज्ञ किया गया था। लगभग 22 दिनों में पूर्ण होती है। इस स्थान को अब बस्ती में मखौरा के रूप में भी पहचाना जाता है। अयोध्या के अतिरिक्त भक्तों द्वारा इसी तरह की परिक्रमा वज्र में गोवर्धन, चित्रकूट में कामदगिरि तथा तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में की जाती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन ठीक है और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इसे एक छत्र संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। केंद्रीय सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एनआरएफ को एक छत्र संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो अनुसंधान एवं विकास तथा शिक्षा एवं उद्योग के मध्य संबंधों में सुधार करेगा। 5 वर्षों की अवधि में इसका कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। एनआरएफ के मुख्य उद्देश्यों में से एक शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से उन विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना तथा सुविधा प्रदान करना है, जिनकी अनुसंधान क्षमता वर्तमान में प्रारंभिक चरण में है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।